प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साइफर केस, जेल में अदालत लग गई। खान मजीद 2 हफ्तों के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद, जल्द रिहाई के ख्वाब टूट गए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम केस में अहम रिमार्क्स। पार्लियामेंट से दौड़ा हुआ शख्स आईनी तरमीम को चैलेंज करके बैठा है। हमें पार्लियामेंट की कानून साजी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज के अहम रिमार्क्स। नैब तरमीम केस में आज क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे निगरान वजीर खजाना आवाम को बिजली के बिलों के अजाब से निजात का फॉर्मूला फराहम करने में नाकाम। बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार, सेनेटर्स भी चीख पड़े। टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। वजीर आजम आजाद कश्मीर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। हक के लिए खजाना कमेटी से मदद मांग ली। आज वजीर आजम आजाद कश्मीर, वजीर खजाना और सेनेटर्स के दरमियान क्या हुआ। वजीर आजम आजाद कश्मीर को विफाक से कई शिकवे हैं। ब्यूरोक्रेसी हक क्यों नहीं दे रही। आज मध्य मुकाबले में वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्लास साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। आज मैं भी वहाँ पे ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद था, फाइनेंस की, जिसको चेयर कर रहे थे साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं सलीम मांडवीवाला साहब, सेनेटर्स भी थे। तो दो ढाई घंटे की ये मीटिंग चली है। आप आके बैठे हैं और आपने भी प्रोसीडिंग सुनी है सर। फिर उसके बाद आपने कोई 15-20 मिनट आपने अपनी बातें की हैं। एंड आई मस्ट है, इससे पहले कि हम आपसे सवाल जवाब शुरू करें, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड द वे आपने अपना ये कश्मीर का और कश्मीरियों का केस लड़ा है। आपने जिस तरह उनके हकूक़ के लिए बात की है, जिस तरह की इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ट्रीट करती है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, या आप लोगों के राइट्स हैं, जो पैसे हैं, जो आपका एक उसका राइटफुल शेयर है, आपने बड़ी एक वहाँ पे खूबसूरत गुफ्तगू की। और मुझे एक भी कोई ऐसा लफ्ज़ नज़र नहीं आया आपकी गुफ्तगू में से, हालांकि अगेन आई नेवर मेट यू, मैं कभी नहीं मिला था, नाम ही सुना हुआ था। बट आई मस्ट है कि उन्होंने कश्मीर के लोगों को, मेरा ख्याल है, एक अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर मिला है जो उनके हक़ के लिए बात कर सकता है और बड़ी खुल के और दबंग तरीके से बात कर सकता है। और आपने बड़ा मेरे ख्याल लॉजिकल और कन्विंसिंगली केस पेश किया और मुझे तो बड़ा पसंद आया है द वे, बल्कि मुझे क्या है पूरी कमेटी को पसंद आया है आपकी तकरीर पर। जब उन्होंने फिर तालियां बजाई, डेस्क बजाया, तो एवरीबॉडी वाज मूव्ड एंड टच्ड। ये मैंने अगेन इसलिए इंट्रो दिया कि हम हर वक्त सियासतदानों से हमें शिकायतें रहती हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, और हम कहते हैं कि लोग जो बड़े ओहदों पे बात नहीं करते। सो इसलिए मैं इंट्रो ज़रा दे रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा लोगों को पता चले, स्पेशली कश्मीर के लोगों को, कि आपने उनका केस का मुकदमा जो है ना बड़ा अच्छा लड़ा है। हैविंग सेड ऑल दिस सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर व्हाट मेड यू टू विजिट ये फाइनेंस कमेटी, कि आपका कैसे आइडिया आया कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और लोग भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह भी हैं, तो आज कमेटी में आपके आने का क्या मकसद था, कैसे यहाँ तक पहुँचे सर? इसके बाद ये बाकी बातें तो आपसे करते हैं सर। आज कमेटी में मैंने तो पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है कि जो आए हैं और उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया वहाँ पे सर। बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब, आपकी मोहब्बत बड़े अल्फाज का। अल्लाह आपको सेहत और सलामती से नवाजे। मैं गया था मिलने निगरान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा जिलानी साहब को। वहाँ मेरे साथ मुख्तलिफ हमारी कोलिशन पार्टीज़ थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमारे दोस्त थे। तो बेसिकली कश्मीर के ऊपर जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक कैफियत पैदा हुई, उसका तदारक किस तरह किया जा सकता है, हम मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोरम्स में भरपूर तरीके से कैसे उठा सकते हैं, और वे फॉरवर्ड उसके ऊपर डिस्कशंस थी। तो वो गुफ्तगू तवील हुई। वहाँ पे अचानक ही ऑनरेबल चेयरमैन फॉर स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ऑन फाइनेंस सलीम साहब तशरीफ़ ले आए। तो जिलानी साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की जी कि यहाँ पे जो कश्मीर की क़यादत है, इनके को गिले शिकवे हैं, तो आप चूँकि फाइनेंस कमेटी को हेड करते हैं सेनेट की, तो बड़ा ये मोहतरम फोरम है, तो आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी बुलाएं और इनको सुनें। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आइंदा आने वाले इजलास में हम आपको ज़रूर दावत देंगे। मैंने कहा जी ऑल राइट। मेरा जो है वो जीना मरना वो मुल्क पाकिस्तान के साथ है, तो मैं अपनी बात तो आपसे करूँगा, और आपका जो सबसे जो मोहतरम अदारा है जो वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है, जहाँ पे आपके प्रोफेशनल जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट में जो इंतहाई ज़ीरक और तजर्बाकार लोग हैं वो बैठे होते हैं, तो उनसे मैं अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी जल्दी 3-4 दिन में वो एहतमाम हो जाएगा। तो पस मंज़र तो क्लासरा साहब ये था कि इस वजह से कल मुझे दावत मिली, तो आज मैं कमेटी में हाज़िर हो गया। सर बताएंगे जो आपने वहाँ पे, क्योंकि मैं तो मौजूद था, मैं भी था, इमरान मकराना साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी आपकी स्टोरी सारी बनाई है।
आपका क्या केस था, क्या आपको शिकायत थी, गिले थे, जो आज आपने बड़े इंतहाई अच्छे तरीके से मस्त से इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर जो प्रेजेंटेड योर केस, ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें व्यूअर्स के साथ। मैं तो सुना हो लेकिन लोग सुनना चाहेंगे, क्या शिकायतें थी आपको? सर मेरा मेरा पहला तो जो था वो मामला वो था, मेरे फेडरल डिविजिबल पूल में जो आज़ाद कश्मीर के लोगों का हिस्सा है वो है 90 अरब रुपया। उसका एक आइनी मैकेनिज़्म तय है कि जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें 3.64 शेयर जो है वो स्पेशल एरियाज़ में आज़ाद कश्मीर का शेयर बनता है। तो वो शेयर था 90 अरब, वो कट करके 70 अरब कर दिया गया। और जो हमारे काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो भी फेडरल ब्यूरोक्रेट जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनका कोई रवैया मुनासिब नहीं था। वो जब डार साहब वज़ीर आज़म थे, सॉरी वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त भी उनका एटीट्यूड इस तरह था कि जिस तरह उन्होंने कोई खुदा न खास्ता वो खैरात में पैसे देने होते हैं, तो वो वर्ड भी वो तो यूज़ तो होता ही है ग्रांट इन एड, लेकिन वो इसलिए कि शायद अभी हमारा और जो मुल्क पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान, उसका रिश्ता आइनी तौर पर अभी कायम नहीं हुआ। हमने हक़ खुद इरादियत की मंजिल को तय करना है और उसके बाद इल्हाक को इंशाल्लाह अमली जामा पहनाना है। लेकिन उसको फेडरल डिविजिबल पूल में आज़ाद कश्मीर का शेयर लिखने में कोई अमर माने नहीं है। जब कहने के अंदाज़ है ना, तो वो एक अंदाज़ इंतहाई तकलीफ थी और एक अंदाज़ जो है वो मोहब्बत भरा है। तो मैंने उनको 3-4 दफ़ा समझाया कि ये मुनासिब नहीं है कि जिस तरह आप बात करते हैं, और फिर आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म से जब आपको बात करनी है तो फिर थोड़ा सा हमें ये लिहाज रखना है कि जिस तरह हमने पाकिस्तान को रोशन रखने के लिए अपने दोनों बड़े शहर मीरपुर और मुजफ्फराबाद, इनकी शहरी आबादियों को बेतहाशा मुतासर किया। दोनों दफ़ा मीरपुर में अपने आबा अजदाद की कब्रें जो हैं वो भी पानी की नज़र कर दी। मुजफ्फराबाद शहर जो है उसमें जब दरिया नीलम का डिवर्ट हुआ तो वहाँ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे, जो वहाँ पे सीवरेज और पानी की सूरत हाल पैदा हुई, 3-4-5 डिग्रीज टेम्परेचर हाई हो गया। अभी आप देखेंगे वो जो शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे नज़र आती थी, वो जो था वो अब एक वो नाला टाइप मुझे वो दरिया नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं कहा जी कि नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है उससे जो बिजली बन रही है वो अगर पाकिस्तान रोशन होता है तो हमने तो पाकिस्तान के लिए शुरू से कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। एक तरफ तो आपका ये जज्बा हो, दूसरी तरफ जब आप अपने राइट्स की बात करने जाएं तो उस वक्त आपको आए बाएँ शाएँ वाला जवाब मिले तो थोड़ा सा एहसास वो महरूमी तो मैं क्या कहूँ, लेकिन एक तकलीफ़ का एहसास ज़रूर होता है। तो बेसिकली तो फेडरल डिविजिबल पूल के इश्यूज़ थे, और उसके बाद जो अभी ताज़ा वाक़या है वो ये है कि बिजली के बिलात में होशरबा इजाफा हुआ जी। तो पाकिस्तान में भी बिलात जलाए गए, आज़ाद कश्मीर में भी जलाए गए, लेकिन मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। आज़ाद कश्मीर आपका वो वाहिद जो है वो उसका अनक्लेम्ड जो है अभी वो उसका कोई स्टेटस आईनी तौर पर तो तय नहीं है। आर्टिकल 257 हमारे रिश्ते को एक्सप्लेन करता है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एज अ प्रोविंस हमें वो ट्रीट करने का एक नोटिफिकेशन 1978 का मौजूद है। तो वो हम अपने रोज़मर्रा बिजनेस को चलाने के लिए उसका सहारा लेते हैं। अब मेरी इनसे रिक्वेस्ट क्या थी फेडरल हुकूमत के ज़िम्मेदारान से कि मैं आपको 2660-2700 मेगावाट बिजली देता हूँ, ये खरबों की बिजली है, तो मांगता मैं आपसे क्या हूँ, मेरी आज़ाद कश्मीर में मुकामी ज़रूरियात हैं एट द मैक्सिमम 360, 370, 75, 400 मेगावाट। तो ये तो पीनट्स हैं, 2660 किधर, 360-70 किधर। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मुफ्त बिजली भी नहीं मांगता, मुझे आप उन रेट्स पे बिजली दे दें कि जिन रेट्स पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैंने आज सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 157 को पढ़ा, 161 को पढ़ा कि ये दोनों आर्टिकल्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जहां से भी आपका हाइड्रल पोटेंशियल जनरेट होगा, पहला राइट ऑफ यूज उस इलाके का है, उस सूबे का है, और जो प्रॉफिट्स भी हैं उनमें भी पहला राइट जो है वो उस सूबे का या उस इलाके का है। तो उसको सेनेट के मेरे ऑनरेबल मेंबरान ने पूरी तरह एंडोर्स किया, और मैं बेतहाशा शुक्रगुजार हूं अपने ऑनरेबल मेंबरान का कि 3 दफ़ा उन्होंने यूनानिमसली इस बात का इजहार किया
कि हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पुश्तबानी के लिए इनके साथ खड़े हैं और इनके मसाइल को हमसे भी अवलीन सतह पर हल किया जाए। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चूँकि मेरी तो जो भी बात है, जो भी मेरे गिले हैं, शिकवे हैं, या जो भी मेरी रिजर्वेशन हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, मेरा वो बात करने का जो फोरम है वो है फेडरल गवर्नमेंट और उसके अदारे। और डेफिनेटली जो सेनेट है वो चारों सूबाई वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है और इंतहाई काबिल एहतराम लोग वहाँ बैठे हुए। तो आज उन्होंने जिस तरह मुझे पजीराई दी, जी मैं वहाँ पे देखा, मैंने बड़ा उन्होंने आपने अपना केस भी जैसे मैंने अच्छा पेश किया और उन्होंने बड़ी आपको, उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब हूँ, उसको शहरी रहमान साहब हूँ, दिलावर खान साहब हूँ, या उसके बाद कामिल अली आगा साहब हूँ, सब लोगों ने आपको बड़ा उन्होंने खुल के सपोर्ट भी दी और बड़ी उन्होंने सारी चीज़ें की। एक चीज़ सर मुझे बताइएगा कि आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है जो 2600 मेगावाट के करीब, उसका जो रेट वहाँ पे पड़ता है, प्रोडक्शन कास्ट है, वो 6 रुपये 5-6 रुपये पर यूनिट पड़ती है। अब आप सारी प्रोवाइड करते हैं, वापडा को सिस्टम में जाती है, फिर बिल्स आते हैं जिस पे टैक्सेस हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे होंगे, तो आपको भी वो 30-40 रुपये पर यूनिट पड़ती है जो बिजली आपके यहाँ 5 रुपये पैदा हो रही है। बड़ा ही प्रिसाइस, और आपने समुद्र कूजे में बंद कर दिए। जी सर, एग्जैक्टली जो मुझे बिजली मंगला से तकरीबन 3.5 रुपये में प्रोड्यूस होती है, शायद, टू बी वेरी एग्जैक्ट मुझे तो नहीं, ये 3.5-4 मेरे इन्फॉर्मेशन में, और जो नीलम जेलम में है उस बिजली की लागत है 7.5-8 रुपये। अब जो सबसे बड़ा अलमिया है ना अपना क्लासा साहब, वो ये है कि जो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं, मेरा उनसे वास्ता ही नहीं है। अगर आपने किसी भी हुकूमत ने हाइडल के ये थर्मल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं या आपने वो सेंट्स में किए हुए हैं, वो बिजली जनरेट करते भी नहीं है और फिर भी आपको चूंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको पैसे तो देने हैं, तो वो सारा जो वो फसाद है वो कम से कम उस एरिया पे मत डालें कि जो आपको सबसे ज्यादा सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है। ऐसा ही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कम से कम मेरी तो सिर्फ सिंपल दरखास्त थी कि मेरी पंचायत ही बड़ी छोटी है क्योंकि मेरी किटी बड़ी छोटी है, मुझे तो 350-400 यूनिट्स बिजली चाहिए और 2600-2700 वो प्रोड्यूस हो रही है। और इंशाल्लाह आइंदे आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में इतना पोटेंशियल है, हम काम कर रहे हैं कि तकरीबन 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली आज़ाद कश्मीर प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह। सर अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज हल हो सकते हैं। सर एक चीज़ जो मुझे आई आपका केस है कि ये जो फ्यूल पे चल रहे हैं आईपीपीज, मैं आपका केस को थोड़ा सा मजीद आगे लेकर चलते हैं, आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए हैं मोस्टली फ्यूल पे चल रहे हैं या एलएनजी पे चल रहे हैं या जो भी हैं, आपकी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो तो तेल पे या फ्यूल पे तो हो नहीं रही। कैपेसिटी चार्जेस जो दिए जा रहे हैं आईपीपीज को, आपका उससे तल्लुक वैसे नहीं बनता क्योंकि आपके यहाँ जो बिजली पैदा हो रही है वो तो थर्मल पे पैदा हो रही है, पानी पे पैदा हो रही है, डैम पे पैदा हो रही है। तो आपका केस इसलिए भी जेन्युइन मुझे लगता है कि आप इसमें पाकिस्तान के जो बिजली के खर्चे हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो फ्यूल पे उन्होंने आप मुआहदे किए, डॉलर पे किए, वो आपके खाते में भी डाले हुए हैं कि ना आप भी कैपेसिटी चार्जेस हैं जिनका दूर दूर तक तल्लुक नहीं, जो आपको 2600 मेगावाट उल्टा प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। सो आई एम अगेन एट लॉस टू कहते हैं अंडरस्टैंड कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी रूलिंग एलीट नहीं है कि मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी अप्रिशिएट नहीं किया इस बात को कि आपका क्या तल्लुक है कैपेसिटी चार्जेस से या इन टैक्सेस से। सर गुजारिश ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का तो वास्ता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 लीटर फ्यूल यूज नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ये तो मेरा गोल्ड जो है मेरा पानी है जी। अब गुजारिश ये है कि वो एडजस्टमेंट चलें, अगर आप किसी भी वो तरीके से उसको एडजस्ट कर भी रहे हैं तो इस सारे सिस्टम को अगर इसमें पाकिस्तान की मैशियत की कोई भी भलाई है, जो बज़ाहिर मैं नाक़िसुल अक़ल आदमी मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, ये जो डिस्कोज हैं, इनके जो ग्रे एरियाज हैं वो अरबों में हैं, उस तरफ तवज्जो की जानी चाहिए कि वापडा से आपने ये सिस्टम इसलिए लिया था कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मैं तो समझता हूं कि ये वापस वापडा को अगर दे दिया जाए तो फिर शायद कोई बेहतर बचत हो जाए और आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2300 से ऊपर मेरा ख्याल है क्रॉस करके बिलियन से, तो ये सूरत हाल शदीद तशवीश का बायस है। अच्छा सर ये लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि मेरा जी, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा था, ज़्यादा मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि आपने खासी बातें की हैं वहाँ पे। आपको नीलम जेलम की और मंगला की रियलिटी मिलती है जैसे तरबेला की या खैबर पख्तून वाले लेते हैं या गैस की या अगेन हमारे बलूचिस्तान के भाई लेते हैं, ये आप लोगों को रियलिटी मिलती है वहाँ से? जिसका जवाब कौम के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। मंगला डैम सर 1967 में बना सर, फिर वो दोबारा उस वक्त हमें पुराने मीरपुर वो डूब गया, नया मीरपुर आबाद हुआ, फिर 2003 में मंगला डैम दोबारा रेज हुआ,
और मीरपुर के मुजाफाती इलाके फिर डूब गए, फिर हमारे बाउद अजदाद की कब्रें डूब गई और फिर हमें नए हैमलेट्स बनाने पड़े। और एक रठुआ रेयाम पुल है जो 2003 में शुरू हुआ था, वो 2023 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, अभी भी वो उधर ही खड़ा है, उसके सिर्फ 2 स्पैन बनने हैं, वो नहीं बन पाए। आप तो नेट हाइडल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट हाइडल प्रॉफिट को तो मुझे कभी वो बाज़ाब्ता देखने का मौका भी नहीं मिला। अब गुज़श्ता 2018-19 में कोई एक एग्रीमेंट मैंने देखा है जिसमें 1967 से ऑनवर्ड्स 2018 में ये हक हमारा तस्लीम किया गया कि जी अगर आपने हाइडल प्रॉफिट लेना है, उसको हम वाटर यूज चार्जेस बोलते हैं अपनी जुबान में, 1 रुपया 10 पैसे, तो वो भी इस शर्त के ताबे लेना है कि जो आप नेपरा आपका टैरिफ मुकर्रर करेगा तो वो जो है वो उसके बाद आपको वो मिलेगा, और वो भी आप जो है जो पिछले बकाया जाते हैं अपने सारे, वो उसके ऊपर आप फिर इसरार नहीं फरमाएंगे। तो ये बड़ा अजीब व गरीब सा एग्रीमेंट था, लेकिन नहीं वो इसलिए वो राइट ऑफ नहीं हो पाया कि उसको कैबिनेट की अप्रूवल नहीं थी और उस पर प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर के दस्तखत नहीं थे। तो मैंने उस तरमीम को तस्लीम करने से इनकार किया कि ये तो मेरा तो रिश्ता जो है, मेरा एग्रीमेंट वापडा के साथ है। अब आपने वापडा को अगर उससे वो पास ले ली हैं और उसके लिए नई अथॉरिटीज बनाई हैं तो मेरे एग्रीमेंट को रिविजिट करें और जो नई आपकी अथॉरिटीज हैं उनको मेरे एग्रीमेंट में इंडक्ट करें और मेरे साथ नया एग्रीमेंट करें। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक और भी ना तो और इससे एक सेकंड क्लास साहब, एक चीज को मैं ऐड इन कर लूं, जो नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ना सर, उसका तो दमे गुफ्तगू कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। अच्छा, कोई ट्राइपार्ट एग्रीमेंट साइन नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट लेने का या हाइडल चार्जेस मिलने का कौन सा सवाल है? ये तो मेरे कश्मीरी भाइयों के साथ मतलब है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा वाले राइटली सो वो तरबेला की सारी रॉयल्टी लेते हैं, बलूचिस्तान वाले गैस की लेते हैं, या ये पंजाब में या सिंध में गैस होती है वो भी अपना जो भी है उनको शेयर वगैरह मिलता रहता है। तो आपका तो इतनी बड़ी वहाँ से बिजली पैदा हो रही है तो रॉयल्टी नहीं मिल रही, ये तो मेरा ख्याल है इट्स टोटली अनजस्ट। इतने आपके बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं जो मिलने चाहिए। अच्छा, आपने एक और यहाँ पे जब इनसे बात होती है, उस दिन पावर सेक्रेटरी भी थे राशिद अंगलियार साहब ने ब्रीफिंग दी कोई सहाफ़ियों को, तो वो यही बात उन्होंने AJK की कीजिए, हमारे बिजली के बिल्स हैं इतने उनको पास पेंडिंग है वो नहीं दे रहे, फिर उसके बाद ही हमने एट सोर्स कट करते हैं तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। आज आपने भी बात की, उनको भी शिकायतें हैं कि जो बिजली के बिल्स आपकी तरफ ड्यू हैं वो नहीं पे करते, लिहाजा हम एट सोर्स उनकी डिडक्शन करते हैं, जिसकी बात आज आपने की है कि शायद 20 अरब जो काटा है उन्होंने 90 से 70 मुझे इस जुमले पे एतराज ही नहीं है क्लासरा साहब। सर बस सदे एहतराम बिजली के बिल एडवांस मेरे से 10 साल के ले लें, मुझे इस जुमले पे क्या एतराज है? मुझे एतराज इस बात पर है कि जब वो एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी जी, मसलन बिल तो आपने लेने हैं, आप जरूर लें, लेकिन जो मेरी रॉयल्टी है, जो मेरे GST के इश्यूज हैं वो खरबों में हैं, और मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की मोहब्बत में मैंने कभी उस पर इसरार नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात अगर दूर होती हैं तो चूंकि मैं बाई बर्थ पाकिस्तानी हूं, मैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी नहीं बना था, मैं 19 जुलाई 1947 को इलाक की करारदाद में मेरे आबाओ अजदाद ने पास की थी। मैंने तो पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाया, आप तो 76वां मना रहे हैं जी। तो पाकिस्तान की मोहब्बत में तो आप मुझसे जो कुर्बानी मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये वो आखिरी नस्ल है जिसको आप कुर्बान कर सकते हैं। इसके बाद अगली नस्ल जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपने राइट्स की बात जरूर करेंगे। मैं उसी पे आ रहा था, वही सवाल कर रहा था जो आपने बात पॉइंट उठाया था वहां पे। आपने कहा ना कि हमारे तो हम लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वो जो नावल है ना अमेरिकन लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, के आपने कहा हम तो आखिरी नस्ल हैं ये कश्मीर की। जी सर, हम तो आखिरी नस्ल हैं ये कश्मीर की जो आपसे मोहब्बत में अपनी जानें भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो नई नस्ल है सोशल मीडिया की है वो क्वेश्चन करती है, डिबेट करती है, कंपेरिजन करती है। इवन आपने कहा था कि इंडियन ऑक्युपाइड में जब वो देखते हैं, सहूलतें देखते हैं, प्राइसेस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो देन दे रेज क्वेश्चंस। तो ये मतलब नई नस्ल क्या, हाउ डू दे फील के उनके साथ आप क्या समझते हैं? फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा यहाँ पे? जो बातें आपने बताई भी हैं और आपने वार्न भी किया है, बल्कि लफ्ज आपने यूज किया है कि हमें कॉलोनी की तरह कॉलोनाइज्ड करके हमें ये चलाया जा रहा है। यू इवन यूज्ड अ वर्ड, वो कॉलोनियल एटीट्यूड मैंने सिर्फ सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए यूज किया। वो वर्ड सिर्फ स्पेसिफिक एक शख्सियत के लिए यूज किया। बाकी पजीराई जो मुझे मोहब्बत जो पाकिस्तान में PND के दोस्तों ने दी, जो मेरी बात तवज्जो से सुनी गई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में, सबसे बढ़ के जो कश्मीर का बुनियादी मुकदमा है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप आज़ाद कश्मीर, जो फॉरेन मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर मुझे जो हौसला हुआ, जो ताकत आई, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और आज सेनेट में आप खुद इस बात के गवाह थे कि वहाँ पाकिस्तान की चारों इकाइयों की नुमाइंदगी करने वाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों ने
जिस मोहब्बत से मुझे गले लगाया, तो मैं तो जस्टिफाइड हूं ना कि मुझे मोहब्बत के अलावा पाकिस्तान से कभी कुछ ऐसी कोई बाज़ाब्ता मेरे साथ कोई ऐसा बुरा सलूक कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये अल्फाज की हद तक अमली जामा पहनाने में आप सारी मोहब्बत को सिर्फ 10, 20, 25, 30 अरब के लिए वो सवालिया निशान बना दें, तो फिर लोग सवाल उठाते हैं। कल मैंने कह दिया अपने इंटरव्यू में कि जी फ्री बिजली, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फ्री बिजली का तो कोई तसव्वुर नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो वेलफेयर स्टेट्स है पूरी दुनिया की, फ्री बिजली वहां भी नहीं है। तो मैंने वो कह दिया, और आज भी शायद आपने सुना होगा कि फ्री तो मौत भी दस्तयाब नहीं है। कहा था आपने। तो वो उस नैरेटिव को अब जो कई ऐसे शरपसंद हैं उन्होंने ये कह के वो उस बात को पकड़ लिया कि जी देखें जी आज़ाद कश्मीर में बिजली फ्री नहीं देते, मुफ्त मौत की बातें करते हैं। तो लोग बातें करते हैं, मुझे बातों से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे एज अ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सर, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक की बात करनी है, वो मैंने हल्फ उठाया हुआ है, उस हल्फ की पासदारी करता रहूंगा। लेकिन उससे मेरा पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता किसी सूरत कमजोर नहीं होता, मजीद ताकतवर होता है। अच्छा नौलख साहब, ये बताइए कि जो तनख्वाहों का मसला है कश्मीर कौंसिल के मुलाजमीन का, ये क्यों रुकी हुई है, क्या इशू है ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। रुकी नहीं है मोहतरमा, रुकी नहीं है। रोकने का इरादा जरूर है। वो इसलिए कि ड्राइवर है क्लासरा साहब का, तनख्वाह वो ले रहा है क्लासरा साहब से, और वो नौकरी कर रहा है आमिर मतीन साहब की। तो अगर तो इनकी सलाह से कर रहा है फिर तो ठीक है, नहीं तो ये जरूर उससे पूछेंगे कि भाई ये तुमने कोई नया फलसफा डॉक्ट्राइन ईजाद किया है कि आज़ाद कश्मीर के टैक्सेस से देने वाला जो मैं अदायगी कर रहा हूँ तकरीबन 66-70 करोड़ रुपए की, जब 13वीं तरमीम आई और कश्मीर कौंसिल को एक एडवाइजरी रोल में तब्दील कर दिया गया, तो उसके सारे असासे और मुलाजमीन गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की एग्जेक्टिव अथॉरिटी में दे दिए गए। लेकिन यहाँ चूंकि फेडरल ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसी ग्रे एरियाज हैं कि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि पिछले 7 साल से वो तनख्वाहों के नाम पे पेंशन ले रहे हैं। मैं हर वजारत मूरे कश्मीर के सेक्रेटरी से ये सवाल करता रहा हूं कि ये जो आपने मेरा 325 मुलाजिम यहाँ रखा हुआ है, आप इनसे काम क्या लेते हैं? चलो आप भी ले लें, पाकिस्तान के अगर फेडरल ब्यूरोक्रेसी में वो कुछ काउंट कर रहे हैं, मैं फिर भी तनख्वाहें दे दूं। वो आपने अपने अजीजों कारब आला शख्सियात ने अपने रिश्तेदार वो डेपुटेशन में वहां रखे हुए हैं, मुमकिन है कोई इंग्लैंड हो कोई अमेरिका हो, मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आपने तनख्वाहें इनको कश्मीर के पैसों से, टैक्सेस के पैसों से देनी है, तो ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो मुझे आईनी तौर पर मुंतकिल हो चुकी है, इनको मेरे हवाले करें, मैं इन मुलाजमीन से काम लूं। क्योंकि इस वक्त तो अवाम को जब आप टैक्सेस की बात करते हैं तो फिर उसके साथ डिलीवरेंस नहीं हो पाती, तो इसलिए आप माशरे में इंतशार देख रहे हैं और पोलराइजेशन देख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये कितने लोग हैं यहाँ पे कश्मीर सेक्रेटेरिएट जो बना हुआ है सर? यहाँ पे कुछ आप 300-400 बता रहे हैं जो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं? सर ये 282 की तो मेरे पास फरिश्ता है जो मुस्तकिल हैं, ये इस्लामाबाद में 80 बैठते के हैं। करीब हैं जो कंटिजेंट पेड हैं। ये पता नहीं कहाँ बैठते हैं, अल्लाह जानता है, मैंने तो नहीं कभी देखे। ये तो छोटा मोटा जुलूस है ना। नहीं, उधर मुजफ्फराबाद में ये लोग ये पोस्टेड नहीं है, सारे इस्लामाबाद में ये इधर ही शो किए हुए पोस्टेड है। ये जो मेरा आपने देखा होगा कश्मीर हाउस F5 वाला, इसके सामने एक कश्मीर कौंसिल ब्लॉक है, ये 280 बंदे वहां बैठ भी नहीं सकते हैं, इतनी तो वहां गुंजाइश ही नहीं है। तो घोस्ट फिर आपको पता है कि 10 आपके घर, 10 मेरे घर, 10 किसी और के घर। अच्छा, एक और सर, आप लोगों को शिकायत रही, आपसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, कभी कभी उनसे भी कोई हेलो हो जाती थी, उनको ये रहती है जो ब्यूरोक्रेसी मोस्टली जाती है वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद से जाती है, पंजाब से या सिंध KP या जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन चीफ सेक्रेटरी जाएगा, IG जाएगा, तो वो शिकायत की जाती है कि ये लोग आते हैं, पर्क्स प्रिविलेज लेते हैं, फिर यहाँ पे भी इनके पास पूरा कश्मीर हाउस है और बहुत सारे जैसे आप बता रहे हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं कि जो यहाँ से भेजे जाते हैं, IGs भेजे जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी भेजे जाते हैं, आप जो सेटिस्फाइड कि वो वाकई वहाँ पे दिल लगा के काम करते हैं? या एक दिन कह रहे थे मुझे यहाँ पे कि जनाब के बहुत सारे जो अफसरान यहाँ से गए हैं, एक मुझे जो वहाँ पे आपके IG रहे हैं, बड़े ऑनरेबल रहे, मैं नाम चले नहीं लेता उनका, अगेन एक उनकी एक अपनी रिप्यूट है, वो तो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो सर्व करते हैं वापसी पे उनके घर जो हैं उधर बनते हैं इस्लामाबाद में या कोई यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ में, वापसी पे घर खरीदते हैं, चंगा अच्छा खासा पैसा बनाते हैं वहाँ से सर। वो सर गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर तो एक छोटा सा खिता है सर, उसका क्या कंपैरिजन है IG आज़ाद कश्मीर का IG सिंध और IG पंजाब के मुकाबले में? वो तो फिर अगर कोई, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर कोई बंदा करप्ट है तो आजकल तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का रिवाज है, इस्लामाबाद वाला रिवाज तो पुराना हो गया है। अच्छा। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो फेडरल ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो कराची एग्रीमेंट के तहत आते हैं, इनकी जवाजियत जो है वो बड़ी साबित है
कि एक बैलेंस जो है ना आपका, जो एक जो ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान है और जो उनका एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर में एक प्रोडक्टिव चीज़ है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, अगर आप साहिब इख्तियार हैं फॉर एग्जांपल और आप करप्ट हैं, तो वो तो पॉलिटिशियंस के लिए भी है, वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है और दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों के लिए भी है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी ठीक है, अच्छे भी रहे हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कुछ अच्छे भी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और जो ये रहे हैं, ये उस आईजी पुलिस रहे हैं, ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं। लास्टली सर, यूजली पाकिस्तान में इंप्रेशन है आपके कश्मीर के, हमारे अगर लीडर्स हों, जर्नलिस्ट हों, ये बात कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान में बैठा हुआ यहाँ पे इस्लामाबाद में एक सेक्शन ऑफिसर चलाता है। इज इट ट्रू सर, वाकई ऐसे ही है, यहीं से बैठ के आपको चलाया जाता है सारा? नहीं सर, ये तो मेरी पैदाइश से पहले की गुफ्तगू है कि उस वक्त वो जॉइंट सेक्रेटरी होते थे, वो मामला को देखते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मैं आया, मुझे एक सियासी कारकुन होने पर बड़ा फ़ख्र है और मैंने आके सेनेट में अपनी बात की। मैं रेगुलर बुनियादों पर फेडरल जो अपनी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे अपने हुकूक की बात करता हूँ और बराबरी की सतह पे बैठ के करता हूँ। मुझे तो एक लम्हे के लिए भी कभी इस तरह का एहसास महरूमी नहीं हुआ कि मैं कोई कश्मीरी सिटीज़न हूँ तो मेरे को राइट्स कम हैं, इस तरह की फीलिंग मुझे नहीं हुई। लेकिन फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट ज़रूर है, तो वो शिकवे तो शायद आपकी बाकी वफाकी इकाइयों को भी हैं, सूबाई इकाइयों को भी हैं। तो मैं अपना केस ज़रूर प्लीड करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं रहता पाकिस्तान में हूँ, मेरे खून में पाकिस्तानियत शामिल है, तो मुझे कोई वो अजनबियत महसूस नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर मेरे खिलाफ मुकदमा कभी कभी लोग करते हैं कि जी ये नेशनलिस्ट है, तो हर कश्मीरी नेशनलिस्ट है, उसको होना चाहिए। अगर कोई हक़ खुद इरादियत की बात करता है तो वो खुद मुख्तारी से मशरूत है, तो उसका हक है वो करे। मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मुझे राइट ऑफ वोट दिया जाएगा और उस वक्त मैं जिंदा हुआ तो मैं बिला सोचे समझे पाकिस्तान के हक में वोट कास्ट करूंगा, और अगर मनो मिट्टी तले हुआ तो मेरी रूह भी कहीं देखती हुई तो मैं पाकिस्तान के हक में दुआ करूंगा। नहीं, आपने अच्छी बात की आज, आपने कहा मैं कश्मीरी हूँ और मैं उस पर फ़ख्र है, मुझे बिल्कुल आपको अपने उस पर फ़ख्र होने चाहिए, जैसे बाकी यहाँ पे हमारी कौमें हैं, लोग हैं, कल्चर हैं और उनकी ज़बानें हैं, उन तमाम पे लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बातें की आज उसमें वहाँ पे सेनेट। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े तफसील के साथ अपना केस और मुकदमा आपने पेश किया। सर थैंक यू। जी, हमारे साथ मोहर हक साहब, और इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर केस के हवाले से, और अटक जेल में अदालत लग गई उसके हवाले से ही बात करेंगे। फिर जो जेल में मुलाकातें हुई चेयरमैन पीटीआई के साथ, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता करने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, न्याजी साहब से काफ़ी बातें होने वाली हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि कल हम ये भी जिक्र हो रहा था कि उनसे बात करें, कल से हम प्रोग्राम बना रहे थे, कल से कि उनसे बात क्योंकि ख़ास तौर पे हम पूछना चाह रहे हैं कि कुछ मुलाकातों के हवाले से पता चले। जेल की तो आपने अच्छी खासी इंसाइट कर दी, कल तो इसके ऊपर काफ़ी बातचीत भी होती रही, जो खबरें थी आपकी बड़ी एक्सक्लूसिव थी। जब इस पे अपने ट्विटर और फेसबुक पेजेस पे शेयर की तो इट वेंट वेरी वायरल, लाखों में उसके व्यूज़ हैं जब इसको पूरी तफसील से हमने बताया है। हफीजुल्लाह को, न्याजी साहब को इसलिए भी हम लेते हैं कि एक तो पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ के बानियों में से हैं, खान साहब को लॉन्च करने में से हैं, फिर उनके फैमिली मेम्बर हैं। सो वो बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं और बोल्ड और ऑनेस्ट और ब्लंट बात करते हैं। हालांकि मुश्किलें भी देख रहे हैं, इस वक्त भी मुश्किल का शिकार हैं। तो बेटा जो उनका हसान जो है इस वक्त वो उसमें कस्टडी में है। सो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बाप के लिए कि उस पर खान साहब पे भी आपने देखा होगा कि उनका एक अपना क्रिटिकल व्यू रहा है। और जो बातें ये कहते थे, अगर देखा जब होता ही है कि जो फॉलोइंग है ना इनकी खान साहब की, अगर वो उन चीज़ों को देखे कि जो इस तरह के क्रिटिक्स होते हैं, जब आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ये उन लोगों को मदद देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो खुशामदी आपको घेरे में ले लेते हैं ना, जो वजीर आजम को लें, बड़े पार्टी के लीडर को, तो ऐसे जैसे जो होते हैं ना, ट्राई टू गाइड यू, हमारे साथ मौजूद है इनको, बल्कि जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब जैसे लोग हैं ना, इनके लिए एक ना टर्म यूज होती है कि जिनको आपको बर्दाश्त करना चाहिए हर सूरत में, जो लाइक हिम और नॉट दुनिया भर में होते हैं, इनको कहते हैं नेसेसरी ईवल,
कि ये ज़रूरी ना ईवल है, क्योंकि ईवल वो ज़रूरी नहीं होती ना, लेकिन ये नेसेसरी ईवल्स होती हैं जो माशरे के लिए, मुल्कों के लिए, उनको दिखा के, आईना दिखाने के लिए, ब्लंट कंस्ट्रक्टिव बात करने के क्रिटिसिज्म लिए। करते तो हैं। इनको कहा जाता है, सॉरी कि मेरा ख्याल है कि अगर नियाजी साहब साथ इसको पूरा मौजूद उसमें हैं। देखेंगे, उसी में नेसेसरी ईवल का मतलब जो है कि ये लोग बड़े ज़रूरी होते हैं माशरे के लिए। आई होप कि उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया जाता। जी आप न्याय पूछें साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा न्याय साहब, ये बताइए कि जो तमाम तर मामला चल रहे हैं, कल का दिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई और आज अटक जेल में अदालत भी लगी, इस हवाले से सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ख़ास तौर पे जो मुलाकातें हुई हैं कल बुशरा बीबी की और चेयरमैन पीटीआई की दो बहनों के साथ, कुछ उनकी इंसाइट्स हैं आपके पास? मतलब वो खैर मुलाकातें तो कोई ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ज्यादा कोई फॉर्मल हुई है कि जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई बात जो है जिसको इस लेवल पे कंजम्पशन की हो, सिवाय इसके कि बुशरा बीबी के कुछ चीजें हैं जो कि उन्होंने पहले ही हाईलाइट किए हैं, जिनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या सियासी जो है असरात मुरतब हो सकते हैं। उन मुलाकातों में तो जैसे फैमिली फील करती है और दे फील वेरी सॉरी ऑफ इमरान खान, जो भी जेल के अंदर जो उनकी सूरत हाल है। बाकी है कि जी देखें, क्राइसिस है कि अभी काश साहब जो है एक किस लिहाज से एक जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि पिछले 1.5 साल से कमों पेश उसे कुछ तकरीबन 4 हफ्ते ज्यादा ही हैं, जो कुछ भी किया गया है अगर उसका एक जानकारी के साथ एनालिसिस किया जाए तो इसमें इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है या पब्लिक फॉलोइंग है उसमें इजाफा हुआ है। जो स्पेस जनरल बाजवा साहब ने फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन दी है, और उसके बाद जो स्पेस जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब की अंडरमाइन की है जो पहले चंद महीनों में, उसने इमरान खान साहब को बाय डिफॉल्ट कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ वो कोई भी सलूक करे, कोई भी तरीका इख्तियार करे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो इमरान खान साहब को अंडू कैसे कर सकते हैं। और उसके बरक्स जो सूरत हाल ये है कि जो कुछ पिछले 1 साल के इवेंट्स कर लो, 1.5 साल के कर लो, और फिर खसूसन 29 नवंबर के बाद के कर लें और खसूसन 9 मई के बाद के कर लें, इन इवेंट्स के बाद तो मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब जो एक सियासी रियलिटी है, अगर वो लास्ट कर जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी। ये मेरे लिए बड़ी एक चंभे की बात भी है और एक जिसको कहना चाहिए कि जिसको आपके लिए एक तजिया करने के लिए या एक इल्मी लिहाज से आप उसको जो एक एकेडमिक जो है वो एक बहस है कि क्या होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन यू जस्ट रेज्ड न्याय साहब कि वो किस सिचुएशन में होंगे या कैसे ये तमाम सिचुएशन में वो लास्ट करेंगे, उससे पहले सवाल बुनियादी ये उठता है कि क्या लगता है कि वो किसी भी सिचुएशन में एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आएंगे आने वाले दिनों में, जिस तरह के मामला चल रहे हैं उनके तनाजुर में? देखिए जी, आपके पास जो मुफक्कर, दानिश्वर, तजिए निगार, एंकर अब्दुल कलासरा साहब जो बैठे हैं, इनसे इनके कॉलम पढ़ लें, इनके तजिए पढ़ लें। पॉलिटिकल स्पेस जो होती है ना, किसी भी लीडर को अंडू करना, नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान को और फॉर दैट मैटर इमरान खान को, तो उसकी पॉलिटिकल स्पेस को मार्जिनलाइज किया जाता है। मेरी 2 हरफी में बात करता हूँ। एक सियासतदान के साथ खूनी, जिसको कहना चाहिए कि झगड़ा करके ना कोई एग्जिस्ट कर सकता है हर तरह के, किसी की पॉलिंग ज्यादा हुई किसी कम, लेकिन इदारे जो है ना, जो 2 इदारे मैं कहता हूँ, जब इदारे कहता हूँ, एक हमारे एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी सुप्रीम कोर्ट, वो हम अब लोगों के अंदर किसी डिवीजन के साथ जो है आगे नहीं चल सकते। वक्ती तौर पे तो चलो ठीक है, मुशर्रफ साहब का दौर आया, उससे पहले जनरल जवाहर साहब का दौर आया, जनरल बाजवा साहब का दौर आया, ये वक्ती तौर पे तो चल जाएगा, लेकिन ये लास्ट नहीं कर सकता कि सजेशन के ऊपर लोग डिवाइडेड हो। फिर इमरान खान साहब की, जब तक मैं पहले दिन से कहता हूं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस को मार्जिनलाइज अब नहीं करते, तो आपका क्या हल है?
मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तो एक ही काम करना है कि अपनी जान की हिफाजत करवानी है। बाकी जेल 10 साल की देने चाहते हैं या 20 साल की, नेल्सन मंडेला की तरह 22 साल 21 साल की, कोई किसी लीडर को जेल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये बात मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में कहा, एक मुलाकात में कहा था 2019 में, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि उसमें उनसे गलतियां कम होती हैं जेल में, और एक वन साइडेड आप स्पोर्ट के अंदर जो है ना वो बढ़ती जाती है। फिर इमरान खान साहब को जो मिल रहा है पूरी हर तरफ से, जो पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया के जरूरी है। अब वो सोशल मीडिया जो है उसने सबको आउटस्मार्ट किया हुआ है, मेन स्ट्रीम चैनल्स को, प्रिंट मीडिया को, और वो उनके कब्जे इस्तेमाल में है, गैर जो ममालिक जो चला रहे हैं। और ये सारी यही पॉलिटिक्स है, यही लीडरों का जो होता है ना, जिसको कहना चाहिए कि स्पेस होती है, डोमेन होती है, जिसके अंदर वो बैठ के अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं या उसको इस्तेमाल करते सर, हैं। आपने ऐसा आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से, हालांकि आप जाने जाते हैं एज ए बीइंग ए बिटर क्रिटिक ऑफ खान साहब, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे उनके पास्ट प्लस पॉइंट्स हैं आपने हमेशा उन पर भी खुलकर बात की है। आपका ये बड़ा एक एज ए एनालिस्ट के तौर पर ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है खान साहब का आप उन पर भी बात करते हैं, कमज़ोरी में तो बात हम सारे करते रहते हैं। एक बात बताएं सर, जिसमें हम फंस गए हैं, मतलब यही काम हुआ था, हमने देखा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, भुट्टो साहब की जब हुकूमत टॉपल की गई तो 10 साल लग गए थे, उन्होंने भी प्रोसिक्यूशन देखी, जेलें भुगती, वर्कर्स ने, बेनजीर साहब ने, नुसरत साहब ने, भुट्टो साहब फांसी लगे, 10 साल लगे और 10 साल बाद वो पावर में है। आपको लगता है कि खान साहब जो हैं इतना जल्दी वापस आ सकेंगे कि वो दोबारा उसी के बाद हुकूमत उन्हीं की बनी थी, पीपल्स पार्टी की बनी थी 2018 में, समझ में आती है क्या 10 साल 5 साल खान साहब वेट कर सकते हैं? नंबर 1। एक साथ और सवाल भी ले लें, हम जिस मसले में फंस गए हैं ये ज़ाती दुश्मन बन चुकी हैं। इट्स नो मोर ए पॉलिटिक्स, इट्स ए, वो कहते हैं इट्स अगर नॉट ए बिजनेस, इट्स ए पर्सनल नो। क्या खान साहब में इतनी कैपेसिटी है कि जब वो जेल से निकलें, तो नेल्सन मंडेला का आपने जिक्र किया है, वो 28 साल बाद जेल से निकले, उन्हें फील हुआ कि सोसाइटी हमारी बड़ी वो हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो गया, अगर मैं गया इसके इंतकाम लेने पे तो ये साउथ अफ्रीकन एंड कंट्री नहीं बचेंगे। क्या खान साहब उतना बड़ा दिल जिगरा कर सकते हैं कि वापस आए, कहें कि डन इज डन, मैंने भी किया, जेल में डाला नवाज शरीफ साहब को, आपने भी मुझे डाला, लेट्स हैव ए न्यू बिगिनिंग? इतनी कैपेसिटी है उनमें कि वो आके कल को चीज़ों को दोबारा नए सिरे से शुरू कर सकें? साहब, जो आपने बड़ी खूब जबरदस्त इस चीजों को आपने जो है समअप किया है, बहुत सी चीजों को सवाल से ज्यादा अपने तौर पे ये कॉम्प्रिहेंसिव तजजिया है। अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये चीज इसने इमरान खान साहब को जो उन्होंने अपने आप को पोलिटिकल आइसोलेशन में डाला है, उसमें से वो उसका नुकसान उठा चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं खान साहब के पास कुछ सारा नफे का सौदा है, नहीं, खान साहब के पास नफे नुकसान दोनों का सौदा है। ये अलग बात है कि नफा उनका जो है नुकसान से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और वो उसमें मार्जिनलाइज हो गया। अब मेरी थोड़ी सी एक अर्ज सुन लें सर, कि इमरान खान साहब जो है, वो पहले तो बात यह है कि जुल्फिकार भुट्टो साहब के जो आखिरी जेल के दिन है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब उनको उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, अभी फांसी की सजा नहीं हुई थी, तो जो उनकी किताब है इफ आई एम असैसिनेटेड, उसका ज्यादा हिस्सा उस दौरान लिखा गया है जी, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है बाद में गया, क्योंकि बाद में बड़ी सख्ती हो गई थी उनकी चीजें बैठ जाने में। लेकिन कर्नल रफीदीन का जो काउंट है ना, 323 डेज ऑफ जुल्फिकार भुट्टो या जुल्फिकार भुट्टो के आखिरी 323 दिन, ये मैंने फॉर सम अदर रीजन दो दफे पढ़ी थी। फिर उसके बाद 10 अप्रैल 2022 के बाद इनको दोबारा पढ़ा है और इनको 9 मई के बाद एक बार फिर पढ़ा। मैं सिर्फ ये देखने की जगह जाता था कि भुट्टो का कंडक्ट अपने बारे में कैसा रहा। मैं पहले तो बता दूं भुट्टो साहब के बारे में कि सियासत में जो हमारी क्यादतों के बाद परफेक्शन की हद तक उनको दस्तरस हासिल थी सियासत के ऊपर, इतनी मुकम्मल सियासतदान। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो बंदा जो है उस दिमाग को अपनी हिफाजत करने में नाकाम रहा। जो इमरान खान जो है साहब जो है, हकीकत यह है कि अगर मैं उसे डेरोगेटरी लफ्ज ना हो, तहकीर से ना निकले, तो इमरान खान साहब का जो सियासी दिमाग है वो चिड़िया से ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भुट्टो साहब उस ब्रिलियंस को, उस जहानत को अगर अपने हक में नहीं इस्तेमाल कर सके, तो इमरान खान साहब को क्या दोष। अच्छा, अब से एक और दिन में रखे 10 अप्रैल 1986 को बेनजीर भुट्टो साहब आती हैं।
अगर ये जुल्फिकार भुट्टो आ रहे होते 10 अप्रैल 1986 में, जरा आंखें बंद करें, चश्मे तस्वर में ये देखें जुल्फिकार भुट्टो अपनी जान बचा के निकल जाते हैं दौलत से कोई डील करके, और 1986 में आते हैं वापस, क्या हशर होता पूरा पाकिस्तान में, भुट्टो साहब आ रहे होते। अच्छा, उसको ही भूल जाए। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि जितनी जिल्लत आमेज डील मुशर्रफ से करके वो कहते कि मैं उस जमाने में जानता हूँ, मेरे को उस समय कोई इनसे कोई थोड़ा सा भी हमदर्दी का रिश्ता बाकी नहीं बचा था इमरान खान साहब की वजह से, ज्यादा बड़ा क्रिटिक था। लेकिन मुस्लिम नून के जो मेरे बेशुमार दोस्त थे जिनको उठता बैठता था, उन्हीं दिनों मेरी आपसे और मुस्लिम नून वालों के साथ ही ने ही मुझे आपका तारुफ कराया था परवेज रशीद साहब ने आपसे पहला, मुझे इतने में याद है। जब इनमें उठता बैठता था तो हकीकत है मुस्लिम नून के लोग जो है खून के आंसू रोते थे कि मियां नवाज शरीफ ने हमें लट डाउन किया, ऐसे ही। लेकिन जब वो 25 से 26 वो जो नवंबर को वापस आते हैं 2007 को, तो एयरपोर्ट से लेके दाता साहब तक इंसानों का समुंदर था। मैंने जितने कॉलम लिखे पिछले 5, 6, 7, 8 महीने में, मेरे लिए इमरान खान साहब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे इस लड़ाई के अंदर मुझे पाकिस्तान खर्च होता नजर आ रहा है। सही। तो सर लास्टली ये मेरा टाइम हमारा खत्म होने वाला है। ये इमरान खान साहब एक सवाल रह गया था सर, एक हमारा टाइम खत्म होने वाला है, होप कि हमारे प्रोड्यूसर साहब 1-2 मिनट ले लेंगे। हमें हसान का बताइएगा कि हसान न्याई साहब जो हैं ही वाज अरेस्टेड, और क्या कोई आपका राब्ता हुआ, कोई मुलाकात हुई, व्हाट इज द लेटेस्ट सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बल्कि कोई अगर हामी भारी लेता हूँ तो एक ये होता है कि शायद इस पर कोई बात हो जाए। जी जी, इट्स अ सैड स्टोरी जी। मुझे तकलीफ होती है कि रियासत को अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए बकौल उनके उनको इंसाफ चाहिए, वो झूठा मुकदमा कायम करते हैं। मुझे जब कहा जाता था कि आपका बेटा जो है उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कराते, तो मैंने कहा जी हफीजुल्लाह न्याजी जिसका नाम आपने सुन रखा है उसको आपने बरता नहीं है, वो इंतहाई लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। आप मुझे हल्फन गारंटी करें कि आप सच्चा मुकदमा बनाएंगे, जो कुछ उसने किया वो लिख दें कि इसने ये किया। जब आप झूठ बोलेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आर्मी एक्ट, रीड विद 1952 आर्मी एक्ट सेक्शन 21D और सेक्शन 54, और आपके पास पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे तकलीफ होती है कि रियासत को इसका आईन और कानून से मावरा अपने लिए जो इंसाफ चाहिए उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मुझसे कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही, मैं बाकायदा दिल का हूं, और मैंने मिन्नत की है हाईकोर्ट के जज को, मैंने इनको लेटर लिखे जितने कोर्ट माना यह है कि मैंने कहा यार बाप की हैसियत से आपको क्या हर्ज है कि उसको मुलाकात नहीं कराते, उसके बाद इल्जाम कौन सा है? आपने कलभूषण यादव को ये इजाजत दे रखी है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने आपको चढ़ाया, उसकी जब फैमिली जब चाहे मिल सकती है कलभूषण यादव को, उसको उसके वकीलों की उसका रसाई है क्योंकि उसके ऊपर आपके बाप बैठे हैं, और मुझे एज ए बाप अपने बेटे से मिलने को आप बिल्कुल नहीं दे रहे। मेरी बड़ी तकलीफ ये बात ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ईमान मेरे सलामत है, कि बेटे को भी मैंने कहा था कि तकलीफ में अपनी ईमान से दुआ मांगना कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान सलामत। अच्छा, उनकी वालदा ने आपकी मिसेज ने कोई एप्लीकेशन दी है मुलाकात के लिए, बेटे से मिलने के लिए? देखिए, जब मैं दे रहा हूँ और मैं उन्हीं के यहाँ पे दे रहा हूँ, दोनों को तो छोड़े, एक को मिलवा दे, उसकी माँ को मिलवा दे, मुझे मिलवा दे, किसी को मिलवा दे, उसकी बीवी को मिलवा दे, मतलब किसी को इजाजत नहीं है। जो मेरा ख्याल है कि इस पे हायर अथॉरिटीज को जरूर साहब 6-7 दिन तक ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या मुर्दा है, क्योंकि इनके पास जो बंदा जाता है वो हफ्ते बाद भी आता है, वो 1 साल बाद भी आता है, वो 10 साल बाद भी आता है, और उसके बाद पैगाम भी आ जाता है कि आप उसका जनाजा पढ़ लें। ठीक है, ये पाकिस्तान में कई मेरे बिल्कुल अपने आई विटनेस अकाउंट्स है मेरे पास। ये भी मेहरबानी है कि वो अदालत के कहने पे ये कह गए कि ये हमारे पास है, उन्होंने खुद नहीं कहा, एडवोकेट जनरल ने और प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी कि वो कह रहे हैं, ये लेटर दिया उन्होंने कि सानिश हमने ले लिया, जो सही सारा फ्री झूठ है। मतलब मैं और क्या बताऊँ आपको। चलें सर, हम इस पे बात करते रहेंगे, और हायर अथॉरिटी से मेरा ख्याल हमारी सबकी तरफ से है कि इस तरह का पेरेंट्स की जो है, पेरेंट्स बाज़ दफ़ा नहीं जिम्मेदार होते, वट एवर चिल्ड्रन या दूजे करते हैं, उनको भी लीगली तौर पर एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कोई भी अक्यूज़ हो, जैसे उन्होंने कहा फेयर ट्रायल का हर एक को हक है, प्लस पेरेंट्स को राइट्स होना चाहिए। आप खुद भी पेरेंट्स हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है कि वालदैन को मिलने की उनको एक्सेस ना हो, वालदा को ना हो या वाले साहब का ना हो। आई होप के सैनिटरी विल प्रिवेल एट समवेयर,
और उनको न्याय साहब को और उनकी उनकी मिसेस को जो एक्सेस है वो आसान न्याय साहब तक दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।